बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं एसके नारायण, आपका ब्यूटीफुल सा कोचिंग IIT JEE फिजिक्स क्लासेस से एक नया वीडियो आज लेकर आया हूँ। ये वीडियो इलेक्ट्रोस्टैट्स का ही लेक्चर नंबर 3 का है। हम लोग 2 लेक्चर पहले देख चुके हैं जिसमें चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टी थी। आज हम थोड़ा कुछ अलग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम थोड़ा कुछ अलग पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज और मास कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन, छोटा सा टॉपिक है, और कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे आज का सबसे मेन टॉपिक होगा आपका कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वो कूलम्ब्स लॉ आपको समझना होगा बढ़िया से। और कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ का सवाल बनाएंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद भी एक सवाल आएगा IIT का, और उसके बाद कूलम्ब्स लॉ के बाद सिर्फ सवाल ही सवाल आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए, इधर उधर की बात करना बंद कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास की। चार्ज और मास दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, चार्ज एंड मास, इसका डिफरेंस क्या है? चार्ज not exist without mass। कोई भी पार्टिकल लिया जाए, उस पार्टिकल पे चार्ज है तो उस पार्टिकल के पास मास भी आवश्यक होगा। इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के पास मास भी है और चार्ज भी है। तो चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। जिस बॉडी या किसी पार्टिकल के पास चार्ज होगा उसके पास मास आवश्यक होगा। जिसके पास चार्ज है उसके पास मास होगा। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, मास नहीं है। प्रोटॉन के पास चार्ज है, मास नहीं है। ठीक है, लेकिन मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लेकिन जो मास होता है ना वो बिना चार्ज के एग्जिस्ट करेगा। न्यूट्रॉन, उसके पास मास तो है और उसके पास चार्ज है क्या? नहीं। मास, कोई बॉडी है उसके पास मास है, चार्ज नहीं है। हो सकता है ऐसा, बॉडी है, कोई भी न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज नहीं होता लेकिन उसका मास नहीं होता है क्या? मास तो होता है। तो मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट करता है, लेकिन चार्ज बिना मास के कभी एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज बिना मास के कभी एग्जिस्ट नहीं करता मेरे दोस्त। मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट करता है लेकिन चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, चार्ज मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। चार्ज 2 प्रकार के होते हैं ऐसा बताया था कौन? विलियम गिलबर्ट। फिर वो दोनों चार्ज का नाम कौन दिया था? अमेरिकन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद है ना?
फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे आप लोगों को, ठीक है। तो चार्ज हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट मास कभी नेगेटिव होता है, बोलते हैं -5 किलो चावल दीजिए, मास ऑलवेज बी पॉजिटिव। कहीं बोलते हो दुकान में जाके भैया -5 किलो चीनी दीजिए, -2 किलो आटा दीजिए, नहीं। तो मास क्या होता है, मास वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा फर्क बताने जा रहे हैं, सबसे बड़ा फर्क बताने जा रहे हैं, चार्ज डज नॉट vary with speed of body। चार्ज जो होता है वो बॉडी के स्पीड के साथ वैरी नहीं करता। चार्ज जो होता है वो बॉडी के स्पीड के साथ वैरी नहीं करता। चार्ज जो होता है वो बॉडी के स्पीड के साथ वैरी नहीं करता है। मतलब अगर कोई बॉडी का स्पीड कुछ भी हो, उस पर चार्ज है, अब वो बॉडी का स्पीड घट रहा है, बढ़ रहा है, वो बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, इट डजंट मैटर, चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु मास वैरी with the speed of body। बट मास बॉडी के स्पीड के साथ वैरी करता है। अगर कोई बॉडी का स्पीड कुछ हो, उस बॉडी का मान लो मास x kg है और उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी अगर 2 भी हो जाए तो उसका मास x से थोड़ा बढ़ जाता है। किसी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता है तो उसका मास भी बढ़ता है, परंतु वो बढ़ना इतना छोटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रैक्शन ऑफ टोटल मास, इसलिए हम लोग मास को कांस्टेंट मान लेते हैं। ये फर्क तब महसूस होगा जब हमारे बॉडी का स्पीड बहुत ज्यादा हो, इन द टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि उतना पॉसिबल है नहीं। अगर कोई बॉडी 1,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड से चले तो उसका मास तुरंत चेंज हो जाएगा और वो मास को हम इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे। परंतु अभी हमारा क्या होता है, कोई मान लो बस है, बस का जो भी वजन हो, ठीक है, मान लो बस है 1000 kg का, ठीक है, और वो बस अगर 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 15 किलोमीटर पर आवर से चला, ठीक है, और उस बस का स्पीड बढ़ के 100 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो 15 से 100 किलोमीटर पर आवर हुआ ना, तो बस का मास भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन वो इंक्रीज इतना कम है, वो इंक्रीज जो है ना, जो मास इंक्रीज हुआ 15 किलोमीटर पर आवर पे, अगर बस का मास 1000 kg था तो 100 किलोमीटर पर आवर पे बस का मास 1000.000 समथिंग इस तरह से बढ़ेगा। तो अगर 1000 kg और मान लीजिए 1000.0000432 ऐसे करके आएगा, तो आप दोनों स्पीड पर मास को डिफरेंस कर पाओगे नहीं, इग्नोर कर दोगे, क्योंकि वो जो इंक्रीज हुआ है उसका जो अमाउंट है वो बस के मास के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, 0.00432 इंक्रीज किया, जो कि 10,000 या 1000 kg के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत क्या है, छोटा है, ठीक है। इसलिए हम लोग मास को कांस्टेंट लेते हैं, परंतु मास स्पीड के साथ वैरी करता है, ठीक है। अब देखिए कैसे वैरी करता है, एक रिलेशंस बताते हैं। m इक्वल टू m0 बाई √1 - v² c²। m इक्वल टू m0 √1 - v² c², ये एक रिलेशन है, इसको बोलते हैं मास वेरिएबल इक्वेशन। मास वेरिएबल इक्वेशन, इसको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, इसको मॉडर्न फिजिक्स में क्लास 12th में पढ़ाना है, इसमें मॉडर्न फिजिक्स में क्लास 12th में आपको पढ़ाना है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में क्लास 12th में आपको पढ़ाना है, ठीक है।
कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं मास वेरिएबल इक्वेशंस। देखो इसमें जो लिखा है वो क्या है, वेयर एम में क्या होगा, मास ऑफ बॉडी इन मोशन, एम होगा मास ऑफ बॉडी इन मोशन। एम नॉट है रेस्ट मास, जब बॉडी रेस्ट में था तब का मास। भी है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और जो सी है वो है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये इस रिलेशन से मास स्पीड के साथ वैरी करता है, और जब इस रिलेशन को एनालाइज कीजिएगा तो पता चला कि वेलोसिटी बढ़ने पे मास बढ़ेगा, वेलोसिटी घटने पे मास घटेगा। ठीक है, लेकिन वो वेलोसिटी अगर बहुत कम बढ़ेगा, ठीक है, तो मास का जो बढ़ना या घटना जो होगा वो चेंजेस वो बहुत छोटा होगा एज टू कंपेयर द मास ऑफ बॉडी। So we can ignore in the calculation and take mass as a constant। ठीक है, आएगा 12th में एक चैप्टर फोटोन वगैरह, वहां पे बात होगी फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, ये क्या होता है। तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास था। चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है बिना मास के, लेकिन मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट करता है। इसका एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसका एग्जांपल हो गया न्यूट्रॉन। चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव दो तरह का होता है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। चार्ज बॉडी के स्पीड के साथ वैरी नहीं करता, परंतु मास बॉडी के वेलोसिटी या स्पीड के साथ वैरी करता है। किस रिलेशन से करता है, वो रिलेशन ये है। उस रिलेशन में जो जो लिखा है उसका डिटेल्स ये है। कोई दिक्कत? इसको कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। अभी बहुत थोड़ा लग रहा होगा कि थ्योरी पढ़ रहे हैं, बस अब कुछ देर में ही या कुछ लेक्चर में ही अब सवाल आएंगे, और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। इस लेक्चर में भी सवाल होंगे। ठीक है, थ्योरी और सवाल दोनों जरूरी है। मिटा रहे इसको, चलिए मिटा देते हैं। अब हम पढ़ना है हमको इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन? इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं the process by which a neutral body get charged called तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बनाने के प्रोसेस को इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। कोई न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बनाइएगा, कोई न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दोगे, उसको इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का हमारे इलेक्ट्रोस्टैट्स में 3 तरीका होता है। एक होता है रबिंग, जिसका चर्चा पहले किया गया है, जीपीएस ENW, ग्लास रॉड को रब्ड किया गया। ठीक है, दूसरा होता है इंडक्शन, और तीसरा होता है कंडक्शन। ये 3 प्रोसेस है, जिस 3 प्रोसेस से किसी बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड किया जा सकता है, किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो हमको सिलेबस में, आपके सिलेबस और आपके बुक में NCERT
एक्सी वर्मा, ये सारे बुक्स में इंडक्शन पढ़ना है। तो इंडक्शन पढ़ेंगे बस, क्योंकि ये रबिंग और कंडक्शन दोनों पहले से हम पढ़ चुके हैं 10th में। रबिंग में दो नॉन मेटालिक बॉडी को रब करते थे तो एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन। जो लॉस करता था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करता था उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। कंडक्शन और इंडक्शन दोनों लगभग सेम होता है, बस इंडक्शन में क्या होता है कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट होता है। हम लोग को पढ़ना है चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस, चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग इंडक्शन प्रोसेस को पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। जल्दी से इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग का आएगा एक सवाल, और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कूलम्स लॉ पे। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस, चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। आगे बढ़े, चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस। चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस, चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस, चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस। हम लोग इंडक्शन प्रोसेस को चार्ज करेंगे, मतलब इंडक्शन प्रोसेस से किसी बॉडी को चार्ज करना। तो पहले देखिए इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है। द process in which the process charging by induction process, the process in which any neutral body get charged opposite with the help of any charged body without any physical contact, without any physical contact, without any physical contact। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन प्रोसेस। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे आप लोग, मिटा रहे। देखिए इंडक्शन प्रोसेस का मतलब होता है कोई न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है। जैसे मान लीजिए कि ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, ठीक है। एक ये मान लीजिए हमने ले लिया न्यूट्रल स्फीयर, ये न्यूट्रल स्फीयर है, इतना लिखना है, लिख दीजिए डायरेक्ट। ये एक न्यूट्रल स्फीयर है, ठीक है। अब इस न्यूट्रल स्फीयर को चार्ज बनाना है, ठीक है। तो चार्ज बनाने के हमारे पास अभी 3 तरीके हैं, लेकिन हमको किस तरीके से बनाना है, इंडक्शन से बनाना है। तो
तो इंडक्शन से बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना, एक चार्ज बॉडी लाएंगे। क्या लाएंगे? एक चार्ज बॉडी लाएंगे। या तो वो कौन सा चार्ज बॉडी है, आप या तो ये ग्लास रॉड लेके आ सकते हैं, ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, या आप एवोनॉइड रॉड भी लेके आ सकते हैं जो कि निगेटिव चार्ज होता है। आप कोई तरह का चार्ज लाइए, ठीक है। आप निगेटिव चार्ज बॉडी भी ला सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी ला सकते हैं, हाँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लाइएगा उसका उल्टा ये चार्ज होगा। अगर आप पॉजिटिव चार्ज से इसको चार्ज बनाओगे तो ये स्फीयर निगेटिव चार्ज बनेगा। अगर आप इस निगेटिव चार्ज से इसको चार्ज बनाओगे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। अगर हम एवोनॉइड रॉड, एक निगेटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लेके जाएंगे, और हाँ, सटाना नहीं है, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। अगर सटा दीजिएगा ना तो वो कंडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। इंडक्शन है, इंडक्शन में विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, बिना ये चार्ज बॉडी से, बिना इसमें टच किए इसको चार्ज बनाना है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो कोई चार्ज बॉडी के मदद से कोई न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बनाओ, वो भी बिना फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। और ये चार्ज बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा, हमेशा क्या बनेगा? अपोजिट बनेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? इंडक्शन। कोई न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया जाए तो चार्ज में लिख दिए हैं अपोजिट होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनी चार्ज बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे होगा? देखिए कैसे होगा। हमारे पास कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई एक न्यूट्रल स्फीयर है, उसको पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। एनसीईआरटी में भी होगा, ठीक है। देखिए दिखाते हैं, इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लिए होंगे। ये टॉपिक भी है और सवाल भी हो सकता है, आईआईटी में नहीं आता है, बोर्ड में आ सकता है कि हम किसी न्यूट्रल को हाउ वी ए न्यूट्रल स्फीयर, how we a neutral sphere becomes पॉजिटिव चार्ज। आपको एक न्यूट्रल स्फीयर है बाय इंडक्शन प्रोसेस, एनसीईआरटी में भी ये सवाल है, ठीक है। ये सवाल भी है, टॉपिक भी हो गया, ठीक है। सवाल है कि एक न्यूट्रल स्फीयर है, क्या है? एक न्यूट्रल स्फीयर है, एक न्यूट्रल स्फीयर है और उसको पॉजिटिव चार्ज बनाना है, वो भी किस प्रोसेस से? इंडक्शन प्रोसेस से बनाना है। किस प्रोसेस से? तो देखिए कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए सबसे पहले एक न्यूट्रल स्फीयर ले लीजिए और न्यूट्रल स्फीयर एक आइसोलेटेड स्टैंड पे होगा, आइसोलेटेड नहीं, इंसुलेटेड। ऐसा स्टैंड जिससे चार्ज ना जाए बाहर ना आए बाहर, ठीक है। ये न्यूट्रल स्फीयर है, ठीक है। इसको पॉजिटिव चार्ज बनाना है। कौन सा चार्ज बनाना है? पॉजिटिव चार्ज। और वो भी किस प्रोसेस से? इंडक्शन प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? इंडक्शन प्रोसेस से चार्ज बनाना है। तो कैसे बनाएगा, ठीक है। तो देखिए हम बनाते हैं कैसे, और इसका स्टेप लिखना होगा, ठीक है। तो स्टेप्स जो बोलेंगे उसको आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करोगे, एक न्यूट्रल स्फीयर को इंसुलेटेड स्टैंड पे रख देना। एक न्यूट्रल स्फीयर को इंसुलेटेड स्टैंड पे रख देना, ठीक है। ऐसे फिगर नंबर 2 पे क्या करना, एक निगेटिवली चार्ज रॉड ले आना। पॉजिटिव चार्ज बनाना है ना, तो हमको कौन सा चार्ज लाना होगा? निगेटिवली चार्ज रॉड ले आना। एक निगेटिवली चार्ज रॉड ले आना, ठीक है। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ
इज रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। ये मैंने एक निगेटिवली चार्ज रॉड लेके आ गया, सटाना नहीं इसके नजदीक। जब आप निगेटिवली चार्ज रॉड लाओगे तो इस स्फीयर, ये पहले से न्यूट्रल है, तो इस स्फीयर का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहां पे आ जाएगा, आगे में आ जाएगा, और इसका निगेटिव चार्ज ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा और इसका निगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो इसका पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ना। ये निगेटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रॉन को उधर भेजेगा उस वाले सरफेस पे, और इसके पॉजिटिव चार्ज को अपने वाले आगे वाले सरफेस पे लाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, तीसरा स्टेप में स्टैंड छूट गया। ठीक है, एक्सिस ऑफ। अब क्या कीजिएगा ना, इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दीजिए। अर्थिंग मतलब ग्राउंडेड वायर। क्या कर दीजिए? ग्राउंडेड वायर। ठीक है, अर्थिंग से कनेक्ट कर दीजिए। जब अर्थिंग से कनेक्ट कीजिएगा ना, जब अर्थिंग से कनेक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, अर्थिंग होता है एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस, वो इसके सारे चार्ज को क्या कर लेगा? खींच लेगा। क्या कर लेगा? ये इसके सारे चार्ज को, ये जो निगेटिव चार्ज है उसको क्या कर लेगा? खींच लेगा। सारे निगेटिव चार्ज को खींच लेगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, अर्थिंग रिमूव कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? अर्थिंग रिमूव कर दीजिएगा। अर्थिंग रिमूव कर दीजिएगा। अब ये अर्थिंग रिमूव करने के बाद ऐसा फिगर बनेगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये गिलास, ये जो रॉड लाए थे आप निगेटिवली चार्ज रॉड, इसको रिमूव कर दीजिएगा। पहले उसको रिमूव कीजिएगा तब इसको रिमूव करिए। अगर इसको पहले इसको रिमूव कर दीजिएगा ना तो ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। हमने अर्थिंग से निगेटिव चार्ज को फ्लो करवा दिया, अभी ये फिलहाल पॉजिटिव चार्ज बन चुका है स्फीयर। ठीक है, और ये रॉड यहाँ रहेगा तो इसका सारा पॉजिटिव चार्ज तो इस सरफेस पे रहेगा, पूरे स्फीयर पे नहीं है, सिर्फ इस पे है, आगे वाले सरफेस पे है। तो जैसे ये रॉड को रिमूव कीजिएगा, जैसे ये रॉड को रिमूव कीजिएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली अपने स्फीयर के सरफेस पे ऐसे फैल जाएगा। ऐसे फैल, ये आपका न्यूट्रल स्फीयर, ये आपका न्यूट्रल स्फीयर ये आपका न्यूट्रल स्फीयर पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बन गया, और हम सटाए भी नहीं है। देखिए निगेटिव चार्ज रॉड लिया है तो ये पॉजिटिव चार्ज बना है, अगर पॉजिटिव चार्ज रॉड लेंगे तो निगेटिव चार्ज बनेगा। उल्टा होता है इंडक्शन में, बिना फिजिकल कोई कांटेक्ट के। इसको स्टेप बाय स्टेप लिख भी सकते हैं। जो 6 को फिगर बनाया 6 में पॉइंट लिख दीजिएगा। टेक अ न्यूट्रल स्फीयर ऑन इंसुलेटेड स्टैंड। ठीक है, we take a negatively charged rod near the sphere. ठीक है, then it tends to repel the electron on the other surface and one surface, and positive charge are appeared on other surface. उसके बाद लिखिएगा the ये insulated sphere is grounded. ठीक है, then grounded by the grounded negative charge flow in the grounded. फिर अगला में लिखिएगा grounded wire is removed
अगला में लिखेगा नेगेटिवली चार्ज रिमूव। When negatively charged rod is removed, then positive charge is spread over the uniform surface of sphere. Then this way neutral sphere becomes positive charge by induction process. हाँ, तो ये था इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन प्रोसेस। कोई दिक्कत? न्यूट्रल स्फीयर आइसोलेटेड इंसुलेटेड स्टैंड पे इसको रख दीजिए। एक निगेटिवली चार्ज रॉड लाइए उसके नजदीक। निगेटिवली चार्ज रॉड आने के कारण इसका सारा नेगेटिव चार्ज दूर भागेगा रिपेल होके, सारा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होके आगे आ जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए अर्थिंग लगा दीजिए। अर्थिंग लगाते ही नेगेटिव चार्ज अर्थ में फ्लो हो जाएगा और फिर उसके बाद इस निगेटिवली चार्ज रॉड को हटा दीजिए, तो इस पे सारा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर जाएगा। इस प्रकार से आपका न्यूट्रल स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। सवाल में आए तो सारा फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर से सब पूरा क्लियर होगा, इसको स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख के टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब देखिए, अभी तक हम जितना ही पढ़ा है, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, अब तीसरा भी कंटिन्यू चल रहा है, उसमें एक सरफेस डेंसिटी चार्ज पढ़ाया था सेकंड लेक्चर में, उससे एक आईआईटी सवाल पूछा है एडवांस 2009 का। ठीक है, आईआईटी एडवांस का ये सवाल है। ये आईआईटी एडवांस 2009 का सवाल है। सरफेस डेंसिटी चार्ज से पूछा है। सरफेस डेंसिटी चार्ज याद है ना आप लोगों? चार्ज का प्रॉपर्टी लेक्चर नंबर 2 में बताया था। सरफेस डेंसिटी चार्ज Q/A, चार्ज बाई एरिया, याद है ना? उसी से सवाल है। ठीक है, कहता है सवाल कि 3 गो कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियाई R2R 3R है। उसमें चार्ज दिया है Q1 Q2 Q3। 3 गो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, तीनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का रेडियस है आपको R2R 3R। तीनों का चार्ज दिया गया है Q1 Q2 और Q3, और बोला है इट इज फाउंड दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल्स आर इक्वल। मतलब तीनों स्फीयर के आउटर सरफेस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है। तीनों सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है। तो बोलता है बताओ तीनों स्फीयर पे जो हम लोग चार्ज दिए हैं उसका रेशियो क्या होगा। जो तीनों स्फीयर पे हम लोग चार्ज दिए हैं उसका रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। चलिए मिटाते हैं, क्वेश्चन समझ लिए। ऑप्शंस भी नोट किए होंगे ना। चलिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरे पास तीन गो मेटालिक स्फीयर है। ठीक है, 3 गो मेटालिक स्फीयर है, 3 गो मेटालिक और कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब तीनों का सेंटर एक ही होगा और तीनों का रेडियस है R। एक का रेडियस है R, एक का 2R, एक का 3R। इसके सरफेस पे चार्ज है Q1, इसके सरफेस पे चार्ज है Q2 और इसके सरफेस पे चार्ज है Q3। तो कहता है तीनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस का इक्वल है। ठीक है, तो बताओ सर तीनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तीनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। इसका सरफेस, पहले वाले स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी हाफ समेशन 1 मानते हैं, सेकेंड वाले स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी हाफ समेशन 2 और थर्ड वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी हाफ समेशन 3। हमको तीनों का मान लेते हैं
आर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमको इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, इस पे चार्ज है Q3, तो हमको Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 निकालना है। और सवाल में एक चीज लिखा है, उसी पे सवाल है, आउटर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी इन लोगों का सेम है। आउटर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी इन लोगों का सेम है। आउटर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी इन लोगों का सेम है। क्वेश्चन में लिखा है आउटर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी इन लोगों का सेम है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 concentric sphere of radius r2 r3r q1 q2 q3 are charges or of outer q1 q2 and q3 are charges of outer surface of 3 respective sphere। तीनों के आउटर सरफेस पे दिया है। ठीक है, q1 q2 q3। और सवाल में लिखा है if found that the 3 surface charge density on the outer surface of the cells are equal, तो बोलता है बताइए चार्ज का रेशियो क्या होगा, तीनों के चार्ज का रेशियो क्या होगा। हम लोग को हाफ समेशन पता नहीं है, हम लोग को Q1 Q2 Q3 का रेशियो निकालना है। चलिए हम पहले स्फीयर का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? पहले स्फीयर का। तीनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आउटर सरफेस का वो क्या है? सेम है। तीनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका आउटर स्फीयर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। देखिए यहां पे चार्ज क्या है? Q1। इस Q1 चार्ज के चलते इस यहां पे चार्ज होगा -Q1। ठीक है, और इस -Q1 चार्ज के चलते बाहर वाले सरफेस पे चार्ज होगा +Q1। ठीक है, सबसे पहले पता कीजिए कि तीनों स्फीयर के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज एपियर होगा। जब तक आप चार्ज एपियर नहीं पता कीजिएगा तब तक आप नहीं बना सकते सवाल। ठीक है, तो यहां पे चार्ज Q1, इसके चलते -Q1 चार्ज इसके अंदर वाले सरफेस पे, -Q1 के चलते बाहर वाले सरफेस पे +Q1। अब देखिए सेकेंड वाले स्फीयर के सरफेस पे चार्ज हो गया Q1 + Q2। अब Q1 + Q2 के चलते यहां पे कितना चार्ज? -Q1 + Q2। ठीक है, तो बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज? +Q1 + Q2 हो जाएगा। ठीक है, पहले आप पहले वाले सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालिए। हाफ समेशन, तीनों का आउटर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। ठीक है, तो तीनों को हाफ समेशन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस पे सेम है तो सबको हाफ समेशन से निकालिए। तो चलिए पहले बात करते हैं फॉर फर्स्ट स्फीयर। ठीक है, फॉर फर्स्ट स्फीयर का बात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना टाइम लेके बता रहे हैं क्योंकि आप लोग पहली बार देख रहे हैं ना, इसलिए 2 मिनट का क्वेश्चन है स्फीयर का। तो हाफ समेशन बराबर चार्ज कितना? Q1 और एरिया कितना? 4πr²। तो Q1 बराबर कितना निकल जाएगा? हाफ समेशन 4πr²। इक्वेशन फर्स्ट आ रहा, समझ गए? इक्वेशन फर्स्ट, ये Q1 का वैल्यू, हम लोग को Q1 Q2 Q3 का रेशियो चाहिए ना। यहां सिर्फ हाफ समेशन आर सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख देते हैं। हाफ समेशन आर सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमने माना है हाफ समेशन। लेट डेंसिटी ऑन आउटर स्फीयर ऑफ ईच सेल मतलब ये स्फीयर जो होगा वो हॉलो हो रहा होगा, हॉलो स्फीयर है।
ठीक है, उसी के चलते चार्ज अपेयर हो रहा है। तो Q1 बराबर हाफ समेशन 4πr। तो हम लोग आउटर सरफेस का बात हो रहा है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्फीयर का निकल गया। सेकेंड स्फीयर, सेकेंड स्फीयर, जिनको धीरे लगेगा वो प्लेबैक बढ़ा के देखें, प्लेबैक का स्पीड। फॉर सेकेंड स्फीयर, सेकेंड स्फीयर का हाफ समेशन बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेकेंड स्फीयर के भी आउटर सरफेस पे जितना फर्स्ट स्फीयर के सरफेस पे है उतना ही सेकेंड पे भी है। तो सेकेंड स्फीयर के सरफेस पे कितना चार्ज है? Q1 प्लस Q2। और एरिया क्या होगा? एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई और 2r का स्क्वायर, एक बार 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर कितना होगा? 4r स्क्वायर। तो कितना आएगा वैल्यू? Q1 प्लस Q2 बराबर 4 चौके 16 पाई आर, हाफ समेशन गुना 16 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और Q1 का वैल्यू पहले से पता है कितना? Q2 बराबर 16 हाफ समेशन पाई आर स्क्वायर, अब माइनस Q1, Q1 का वैल्यू कितना है? 4 हाफ समेशन पाई आर स्क्वायर। ये दोनों घटाइएगा तो Q2 का वैल्यू हो जाएगा 16 में से 4 गया 12 हाफ समेशन पाई आर स्क्वायर। ये Q2 का वैल्यू निकल गया। ये किसका वैल्यू निकल गया? Q2 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब निकालते हैं किसका वैल्यू? Q3 का। तो आइए थर्ड स्फीयर पे, थर्ड स्फीयर क्या होगा? हाफ समेशन। अब थर्ड स्फीयर के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज अपियर हुआ है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। एरिया 4 पाई आर, आर कितना है? 3r, 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 9 चौके 36 पाई आर स्क्वायर हाफ समेशन आ जाएगा। अब देखिए Q1 प्लस Q2 का वैल्यू आप निकाल के रखे हुए हैं, इसमें 16 है। Q1 प्लस Q2 का वैल्यू कितना है? 16। तो अगर ये पुट कर देंगे इस दोनों का वैल्यू तो किसका वैल्यू निकल जाएगा? Q3 का। तो Q3 बराबर कितना हो जाएगा? 16 आई 36 20 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q2 Q3 का वैल्यू निकल गया। Q1 Q2 Q3 का वैल्यू निकल गया। इसको मिटा दें। तीनों स्फीयर के सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीनों स्फीयर के आउटर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो रेशियो निकालना है। Q1 रेशियो अनुपात Q2 अनुपात Q3 बराबर कितना? एक का निकला 4 पाई आर स्क्वायर हाफ समेशन रेशियो, एक का निकला 12 पाई आर स्क्वायर हाफ समेशन रेशियो, और एक का निकला 120 4 12 20 पाई आर स्क्वायर हाफ समेशन। यही निकला ना। देखिए पाई आर स्क्वायर हाफ समेशन पाई आर स्क्वायर हाफ समेशन पाई आर स्क्वायर हाफ समेशन करता हूँ 4 से 4 से 4 से 1 रेशियो 5 रेशियो 1 रेशियो 3 रेशियो 5। कोई दिक्कत? हमारे आउटर सरफेस पे चार्ज क्या था? Q1। हमारे सेकेंड आउटर सरफेस पे चार्ज क्या था? Q2। और हमारे थर्ड आउटर सरफेस पे चार्ज क्या था? Q3। यहाँ Q1 चार्ज है ना, तो इस Q1 के चलते इसके अंदर पे चार्ज माइनस Q1 होगा, ठीक है। और ये माइनस Q1 के चलते बाहर प्लस Q1।
तो जो सेकेंड वाला स्फीयर का जो सरफेस होगा उस पर चार्ज Q1 प्लस Q2 अपेयर होगा, और फिर Q2 प्लस Q1 है, तो Q2 प्लस Q1 के चलते थर्ड स्फीयर के अंदर कितना चार्ज आएगा, माइनस Q2 और माइनस Q1, माइनस कॉमन लीजिएगा था Q2 प्लस Q1, इसके चलते बाहर कितना हो जाएगा, प्लस Q2 प्लस Q1, यानी कि पहले स्फीयर पे चार्ज Q1, सेकंड पे Q1 प्लस Q2, थर्ड पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कोई दिक्कत, बस। उसके बाद Q1 निकालिए, Q2 का निकालिए वैल्यू, Q3 निकालिए, दोनों को तीनों को डिवाइड कर दीजिए। ये आपका IIT एडवांस 2009 का सवाल था, ये आपका IIT एडवांस 2009 का सवाल था, कोई दिक्कत?